कुंभकर्ण भी उठ गया था सुगंधित चीजों पर, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा है। इसको लेकर तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी निबंध के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, नैतिक, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखिए। अब ये थोड़ी गहराई पर नहीं जाना चाहते ये हैं। तो काफी मजेदार बात बताई आपने। असली मोटिवेशन है जो हार्ट से आए। कसम खाइए कि तब पढ़ेंगे जब हमने इस कोचिंग में पढ़ाया हुआ सब कुछ पढ़ लिया होगा। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो क्या वो पैरासीटामोल आपको असर करेगी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हमारे साथ हैं एम नायक सर, जो कि श्रेय IAS प्रयागराज में जो कि कोचिंग है उसमें ये GS के जो सब्जेक्ट हैं उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो कोचिंग संस्थान हैं उनमें भी GS है पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों का जो मनोबल है वो भी बढ़ता है और जो उनकी झिझक रहती है उसे भी ये दूर करते हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। हालांकि सवाल पूछना तो काम स्टूडेंट का तो कम होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका काम होता है कि विद्यार्थियों से सवाल पूछें, लेकिन आज उल्टा होगा। आज हम इनसे सवाल पूछेंगे कि जो हमारे RO और ARO के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्या जो सलाह है वो दे सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, UPPSC RO ARO एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यानी कि उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? देखिए, जहां तक हम RO ARO के प्रीलिम्स को लेकर बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न अगर हम पिछला पेपर देखें, जो कि हालांकि लीक हुआ था, उस पेपर में आप देखेंगे कि क्वेश्चनों का एकदम लेंथ वही थी जो PCS में पूछी जाती है। यानी कि जो एक समय तक कहा जाता था कि वनडे देने वाला विद्यार्थी भी RO ARO के लिए तैयार माना जाता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। क्योंकि अगर आपको RO ARO का एग्जाम देना है तो उसकी आपको एक स्पेसिफिक रणनीति बनानी पड़ेगी और PCS के पैटर्न को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि PCS से मिलता जुलता पैटर्न ही पूरा उसमें आपको दिखाई देता है। और GS के पेपर अगर आप देखेंगे उसका डिफिकल्टीज लेवल भी काफ़ी अच्छा था। पिछला पेपर तो हम कहेंगे आप आइडियल मान लीजिए, उसके बेसिस पर अपनी तैयारी कीजिए। और अगर आपको उसको क्रैक करना है तो सबसे अच्छी रणनीति ये है कि आप GS में कुछ भी मत छोड़िए, साथ में हिंदी की अनदेखी बिल्कुल मत कीजिए। जो ये एग्ज़ाम है इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है? अगर हम पिछले पेपर में देखें तो जैसा कि करंट अफेयर को कहा जाता है, हालांकि करंट अफेयर कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। जो अपडेटेड चीजें होती है वही करंट अफेयर कहलाता है। लेकिन आपको करंट तैयार होना चाहिए, UPSC स्पेशल आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, और साथ में जो आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसे तो आपने पूरा सिलेबस ही बता दिया है, यही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन यकीन मानिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन हर वर्ष आते ही आते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साथ में UPSC स्पेशल और करंट अफेयर। इनकी अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि 65% तक जो क्वेश्चन पेपर होता है इन्हीं सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको विशेष रूप से इन सब्जेक्ट पर अपनी कमांड कस लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि अभी समय है, पर्याप्त समय है, तो किसी भी विषय की आपको अनदेखी नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप हर सब्जेक्ट पर कोशिश कीजिए। कम से कम सबसे बुरी स्थिति में तो नहीं होने चाहिए आप। तो सर, जो ये एग्ज़ाम है RO और ARO का, ये 2 चरणों में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो क्या दोनों की स्ट्रेटजी एक जैसी बनानी चाहिए या अलग अलग स्ट्रेटजी हो, या पहले प्रीलिम्स पर फोकस करें और फिर मेंस पर? आप इस पर क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारा मानना यह है कि एक दौर ऐसा था जहां आप प्रीलिम्स और मेंस में अगर आप चाहते तो ये अंतर जरूर कर सकते थे कि प्रीलिम्स में हमको इस स्तर तक जाना है, मेंस में हमको इस स्तर को इतनी गहराई तक जाना है। लेकिन अगर आज के समय में हम बात करें, जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, उस हिसाब से हमको लगता है कि आपको जिस टॉपिक को आप पढ़िए इतना डेप्थ से पढ़िए कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हों, और जो जिसको हम लोग कहते हैं कि अप्लाइड फॉर्मेट, वो आपके अंदर आ जाना चाहिए, तभी आप मेंस क्लियर कर पाएंगे। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जिस टॉपिक को पढ़िए तो इतनी शिद्दत से पढ़िए कि वो प्रीलिम्स में भी आ जाए तब भी आप तैयार रहें, मेंस में भी आ जाए तब भी आप तैयार रहें। क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोगों की मानसिकता प्रीलिम्स और मेंस को लेकर अलग अलग नहीं है। वो वही लोग हैं जो प्रीलिम्स का पेपर सेट करते हैं, वही मेंस का भी सेट करते हैं। इसलिए समझदारी यही है, और ये तो पैटर्न आजकल UPSC UPPSC सब में यही अप्लाइड होता है कि प्रीलिम्स और मेन अलग अलग नहीं है, बल्कि प्री मेंस इंटरव्यू। हालांकि इसमें तो इंटरव्यू है नहीं, लेकिन आपको तीनों की तैयारी पूर्ण रूप से एक साथ करनी चाहिए, और यहाँ आपको दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। सर, तो क्या आप कोई ऐसी स्पेशल बुक है या फिर ऐसे रिसोर्सेज
जहाँ से जो सीरियस एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आज के दौर ऐसा है, डिजिटल दौर, जिसमें आपको रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बल्कि अनलिमिटेड, असीमित रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि विद्यार्थी को जब तक सही रिसोर्सेज तक पहुंचता है, जब तक या तो उम्र निकल जाती है या कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले अगर आपने क्लासेस की हैं तो क्लासेस पर विशेष ध्यान दीजिए। जो वहाँ पढ़ाया जाता है सबसे पहले उसको अपनी मुट्ठी पर रखिए, कमांड कसिए। दूसरी चीज़, आपके पास जो बुकलेट हैं वो एक निश्चित स्पेसिफिक बुक होनी चाहिए, ना कि बुकों की एक लंबी श्रृंखला। पता पड़ा हिस्ट्री में 4-5 बुक यूज कर रहे हैं, पॉलिटी में 4-5 बुक, ऐसा नहीं करना है। बल्कि एक एक बुक लीजिए, रेफरेंस बुक। लेकिन रेफरेंस बुक कसम खाइए कि तब पढ़ेंगे जब हमने इस कोचिंग में पढ़ाया हुआ सब कुछ पढ़ लिया होगा, टीचरों के द्वारा जो पढ़ाया गया उसको हमारे हाथ में आ गया उसके बाद। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, जिसको आप कह रहे हैं कि कैसे यूज करें इन सब चीज़ों को, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी एक वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए जिससे आपका काम चल जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा भंडार ना हो, तब ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं कि सोर्स बदलते हैं, हर दिन टीचर बदलते हैं, हर दिन आप यूट्यूब चैनल बदलते हैं, तो समझ लीजिए फिर आप कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है। और सीरियस एस्पिरेंट जो है उनकी भी कमी नहीं है, एक से एक ऐसे ऐसे सीरियस स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको पूरा से सब्जेक्ट पर कमांड है। लेकिन ध्यान रखिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, हार्ड वर्क विद स्मार्ट स्टडी, दैट इज द की ऑफ योर सक्सेस। तो सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को कोचिंग करना जरूरी है? देखिए, कोचिंग की बात जरूरत की नहीं है, बात यह है कि क्या आपको लगता है कि आपके लिए कोचिंग जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि पैरासीटामोल अमूमन तौर पर सब लोग खाते हैं, कुछ भी हो, तो आपको पता है कि मुझे हल्का सा दर्द हुआ, आपने पैरासीटामोल खा ली। लेकिन अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो क्या वो पैरासीटामोल आपको असर करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब है कि कोचिंग जरूरी है या नहीं, ये तय होता है आपकी नॉलेज से, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जो अतीत रहा है, जो आपकी स्कूलिंग हुई है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई है, जहां आपने सब विषय में पढ़ा है, मैच्योरिटी के साथ सब आपको पढ़ाया गया है और ये बताया गया कि पढ़ना कैसे है, तब तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की, ना किसी टीचर की। हाँ, गाइडेंस चाहिए होता है, वो गाइडेंस हो सकता है आपके आस पड़ोस के कोई लोग हों जो तैयारी करते हों, या कोई अधिकारी हो सकता है, उसी से आप मिल लीजिए सीधे। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग ही एकदम डाउन हुई है, आपका ग्रेजुएशन ऐसे स्कूलों से हुआ है, ऐसे कॉलेजों से हुआ है जहां आपकी सिर्फ ना प्रेजेंट ही देखी जाती थी, ना आपको कुछ पढ़ाया गया, उसके बाद भी आप कहें कि नहीं मुझे कोचिंग नहीं करनी है, मैं बस सेल्फ के दम पर पढ़कर दिखाऊंगा, तो पढ़िए ना, पढ़िए। लेकिन सच्चाई ये है कि एक टॉपिक को आपको कोचिंग में 1 घंटे में कराया जाएगा, उसी टॉपिक को करने में आपको 1 महीना लग सकता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है। तो समझ विकसित कराने के लिए कोचिंग कराई जाती है। और कोचिंग का दूसरा उद्देश्य रहता है कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, पंक्चुअलिटी बनी रहे, आपके अंदर डिसिप्लिन बना रहे। हो सकता है कि आप यूट्यूब पर देखकर पढ़ें, लेकिन आप 3 घंटे नहीं पढ़ पाए एक साथ, तो इसके लिए टीचर है सामने, टीचर जब आपको पढ़ाने आएगा तो आप 3 घंटे बैठेंगे ही बैठेंगे। इसीलिए कोचिंग चाहिए। तो इस भ्रम में मत रहिए कि कोचिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है। अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या बिना कोचिंग के मेरा काम चल जाएगा, या मैं इतना सक्षम हूं कि बिना कोचिंग किए हुए इतना डिसिप्लिन होकर पढ़ लूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो उन्हें सिलेक्शन से दूर कर देती है? स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है, सबसे पहली चीज तो यह है कि उनके पास ऐसे अनुभवी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है जो उनको ज्ञान देते हैं। कहीं कहेंगे पूरा एनसीईआरटी खरीद लीजिए, कहीं कहेंगे पूरा कटरा मैन मार्केट खरीद लीजिए, जैसे किताबों के भंडार लगे हुए हैं। कोई आएगा कहेगा ज्योग्राफी के लिए खुल्ला लीजिए, कोई कहेगा माजिद हुसैन लीजिए, कोई कहेगा सबिंद्र सिंह पढ़िए। ये जो होता है, आप इसी चक्र में फंसे रह जाते हैं, सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती यह है कि कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सब कुछ दांव पर लगाकर एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन क्लास करने नहीं जाते हैं। वो घर पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं या लाइब्रेरी में बैठकर ऑनलाइन उसी क्लास को देख रहे होते हैं, जबकि आपको पता है कि ऑफलाइन जाएंगे, टीचर के सामने रहेंगे, अलग से मार्गदर्शन भी मिलेगा, मोटिवेशन भी आएगा। क्योंकि अकेले आप बंद कमरे में एक बैठे हुए हैं, क्या मोटिवेशन आएगा आपको? तो ये गलतियाँ ये हैं कि आपके पास भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि आप सिलेबस नहीं देखते हैं। आप सिलेबस की जगह ये देखते हैं कि ऐसा कुछ छूट ना जाए जो मैं पढ़ूँ ना, जबकि सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप वो नहीं देखते हैं। उसके बाद जो रही सही कसर है, अपने आप को टेस्ट करना, क्योंकि कभी भी युद्ध से पहले होता है अभ्यास, और अभ्यास किए बिना अगर आप किसी युद्ध में जाएंगे तो मान लीजिए कि पराजय निश्चित है, एकदम निश्चित है। जीत सिर्फ आपकी किस्मत ही दिला सकती है वहां। लेकिन आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए, उस पर आपका स्कोर है, वो आपको बताएगा कि आप तैयार हैं या नहीं इसके लिए। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। तो पहली चीज जैसा हमने बताया कि आपको ऐसे गाइडेंस नहीं चाहिए जो अनावश्यक हो। दूसरी चीज, किताबों की अनावश्यक श्रृंखला मत कलेक्ट कीजिए। तीसरी चीज, कोचिंग जाइए तो कोचिंग पर ट्रस्ट कीजिए, टीचरों पर ट्रस्ट कीजिए। चौथी चीज,
आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके अंदर नेगेटिविटी लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और साथ में कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की। क्या केवल पिछले साल के पेपर और मॉक टेस्ट की तैयारी ये काफ़ी है सिलेक्शन के लिए? देखिए, जहाँ तक सवाल काफ़ी का है तो हम सीधे शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि जो मॉक टेस्ट आप देते हैं वो ये बताते हैं कि आप अभी कहाँ पर हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आयोग पहले कहाँ पर था। दोनों चीज़ों में अंतर समझिए। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाते हैं तो उससे आपको पता पड़ता है, एक अंदाज होता है कि आयोग ने इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाए हैं। यानी जब आप क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया हुआ था, या फिर इस टॉपिक में हमने सब पढ़ा लेकिन ये पॉइंट छूट गया जिससे क्वेश्चन आयोग ने बना दिया था। दूसरी चीज, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता पड़ता है, एक अनसर्टेनिटी रहती है मॉक टेस्ट में, इधर उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं और नए क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। मेहनत की जाती है मॉक टेस्ट के लिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए परोस कर, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं कोचिंग संस्थान वाले, जो भी आप टेस्ट दे देते हैं तो उसमें नई नई चीजें आपको जानने को मिलती हैं। आज का करंट अफेयर उसी में रिलेट होकर आता है, क्योंकि आयोग के पेपर तो पुराने हैं, तो जो करंट अफेयर लगा हुआ वो भी पुराना हो गया आपके लिए, तो लेटेस्ट चीजें उसमें मिलती हैं। तो कहते हैं ना, अपने अतीत और अपने भविष्य दोनों को मिलाइए, वर्तमान को बेहतर बनाइए। कभी कभी क्या होता है सर कि विद्यार्थी पढ़ते तो बहुत हैं और पढ़ते पढ़ते वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो अपना जो मोटिवेशन है वो कैसे बनाए रखें तैयारी के दौरान? आजकल तो मोटिवेशन का ही दौर चल रहा है। सोशल मीडिया ओपन कीजिए, सुबह से मोटिवेशन आ जाएंगे कि अगर पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो वो हो जाओगे। इन सबसे दूर रहिए। असली मोटिवेशन है जो हार्ट से आए, आपकी परेशानियों से आए, आपकी परिस्थितियों से आए। जो आपकी परेशानी है, जो आपकी परिस्थितियां, अगर वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाई तो क्या कोई 1 मिनट के लिए आकर आपको मोटिवेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सोचिए कि अगर आप नहीं सफल हुए तो आपको तोड़ने वाले कितने लोग आ जाएंगे। यही एक फैक्टर आप ध्यान रख लीजिए। या फिर आपने जो बेड़ा उठाया था कि मुझे यहाँ पहुंचना है, इस ऊंचाई पर पहुंचना है, और नहीं अगर पहुंचे तो आपको गिद्ध की तरह नोचने वाले लोगों की संख्या कम थोड़ी है। आपने जाने कितनों के सपने लेकर आए हुए हैं, इसलिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। और दूसरी चीज है, हाँ, ये स्वाभाविक है, एक लंबी यात्रा होती है इस पढ़ाई में, इस तैयारी में, जॉब पाने के लिए, और ये तो बड़ी परीक्षा है, इसमें तो और भी धैर्य चाहिए। तो मोटिवेट हमेशा बने रहे ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। एक टीचर भी, हम लोग भी पढ़ाने जाते हैं लेकिन मोटिवेट हर समय नहीं हो पाते। क्लासरूम के बाहर अपने आप को मोटिवेट करते हैं नहीं, रिलैक्स होते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हर दिन ये करते हैं। तो स्वाभाविक है, आप लगातार पढ़ रहे 2 साल 3 साल, कैसे मोटिवेट रह पाएंगे? तो आपको मोटिवेशन के लिए अच्छा है कि 1 महीने में एक बार कोई मूवी देख लिए, कहीं घूमने चले गए, जो आपका मन करे वो कीजिए। ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ अपनी हॉबी को जिंदा रखिए, अपने आप को जिंदा रखिए, और साथ में अपने उस ख्वाब को जो आपने देखा उसको जिंदा रखिए। बस इतना काफ़ी है मोटिवेट होने के लिए। तो सर, जब स्टूडेंट इतने लंबे समय तक तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक मेंटल प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है उनके मन में, दिमाग में, और फिर आगे जो एग्ज़ाम आ रहे होते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो फिर उस एग्ज़ाम में जो उनका मेंटल प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है? तैयारी के दौरान इतना लंबा समय हो गया है, तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें? देखिए, एग्जाम को क्रैक करना सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। अगर नॉलेज के आधार पर सिर्फ एग्जाम निकाले जाते तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इन दिस एरा टू क्रैक द एग्जाम इज नॉट अ 100 मीटर रेस। अगर आपने इतना बड़ा ख्वाब देखा है तो ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। और 100 मीटर की रेस जीतने वाला भी 20 साल मेहनत करके ही आया होता है, तब भी वो जीत पाता है। तो सीधी बात आप समझिए, आप एक मैराथन में लगे हुए हैं जहां आप कभी थकेंगे तो कभी स्लो हो जाएंगे, कभी तेज दौड़ेंगे, फिर कभी स्लो हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके ही आप फाइनली कभी जीत पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे लगातार, जैसा कि आपने कहा ना कि मेंटल प्रेशर स्वाभाविक चीज़ है। मेंटल प्रेशर बनने के पीछे बड़ा कारण है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। इसलिए आप देखेंगे जो मैक्सिमम लोग क्रैक करते हैं एग्जाम और कम समय में करते हैं, उनके पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड आर्थिक सपोर्ट होता है, उनके पिताजी का हो, परिवार का हो, कि उनके अंदर कोई इस चीज़ का फियर ही नहीं रहता। वो फियरलेस रहते हैं। उनको पता रहता नहीं होगा तो क्या, मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है पहले से बैकग्राउंड, मैं इस पर जाकर काम करूंगा। लेकिन अधिकांश लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनको हमेशा ही एक आर्थिक संकट या आर्थिक चुनौती का सामना, वो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज की फॉर्म में रहते हैं। हमेशा ही कि किताब लेनी है तो मैं इस महीने में ये खर्च कम कर लूंगा, ये कम कर लूंगा, एक महीने का रेंट, ये सारी उलझनें उनको कहीं ना कहीं अधिकांश रूप से मानसिक रूप से टॉर्चर करती रहती है। और ये प्रभाव आपको उनकी पढ़ाई में देखेगा, उनके फिजिकल एक्टिविटी पर भी देखेगा इस चीज़ का प्रभाव। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो संघर्ष हर किसी को करना होता है। संघर्ष के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं।
इसलिए एक लंबे संघर्ष के लिए आपने ही चुना है ये रास्ता कि मुझे ये बनना है, ये ड्रीम आपका है, तो संघर्ष भी आप ही को करना पड़ेगा। और जिस ऊंचाई पर आप जाना चाहते हैं उसके लिए 5-7 साल 10 साल संघर्ष भी किया तो क्या किया, फिर तो आपका अच्छे दिन आ ही जाएंगे ना। इसलिए संघर्ष कीजिए, चिंता मत कीजिए। और याद रखिए, मेंटल प्रेशर बनता है लेकिन परिवार को भी आपके प्रति सपोर्टिव होना चाहिए। जैसे रोज रोज सवाल करना या एक पेपर दिया नहीं हुआ उसके बाद सवाल पूछना, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में चलती हैं, हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। इन सब से आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इग्नोर कीजिए, और क्या, इसका कोई तरीका है नहीं। बल्कि दूसरा तरीका है कि एग्ज़ाम देने जाइए, बोल दीजिए कि दिया ही नहीं हो कुछ, ख़त्म बात, क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं समझदार होना पड़ेगा, और अपने आप से तो समझदार बनिए। तो सर, आप कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है या अनयूजुअल या कोई ऐसी मज़ेदार चीज़ हुई हो या मज़ेदार सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछा हो जिससे आपको हंसी आ गई हो, लेकिन आपने उसको कंट्रोल करके उसका जवाब देना चाहा? देखिए, कोचिंग फील्ड ही ऐसी है कि जहाँ पर आप हज़ारों लोगों के सामने बैठते हैं, पढ़ाते हैं। और हमारा तो श्रेय IAS के अलावा भी बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमेशा यादगार बनी रहती हैं। जैसे आपने कहा ना, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो। तो एक जगह पढ़ा रहे थे, अब समझिए पढ़ाते समय ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था, दोनों में था। अब नीचे लिख कर आया कमेंट कि सर हाय सर, तो हमने कहा हेलो नमस्कार। उसके बाद उसने लिखा कि सर मेरा नाम ले लीजिए, शायद सुरेश नाम था, सर सुरेश नाम ले लीजिए। उसके बाद हमने कहा हाँ सुरेश, कैसे हैं आप, अच्छा हुआ पढ़ने आ गए। फिर कह सर मेरे पिताजी का नाम ले लीजिए। फिर कह रहा है मेरे भाई का नाम ले लीजिए, उसने पूरे परिवार का नाम। हमने उससे एक चीज़ पूछी, बताइए इससे क्या हासिल होगा। कह रहे कुछ नहीं सर, खुशी मिलती है जब हमारा नाम स्क्रीन पर आता है। ये तो काफ़ी मज़ेदार बात बताई आपने। तो ऐसे ही चलता रहता है घटनाक्रम। कभी कभी कोई आ जाता है, कहता है सर थोड़ा रुपए दे दीजिए, हमें जाना है अपने महिला मित्र के साथ घूमने के लिए। अब बताइए टीचरों से रुपए मांगते हैं। इस तरह की घटनाएं भी सामने होती हैं। तो सर, क्या आपने पैसे दिए? अब ये थोड़ी गहराई पर नहीं जाना चाहते हैं, जिए भी और डूब भी गए हैं, दोनों चीजें हुई हैं। अच्छा, चलिए, तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल बिल्कुल आपसे एक चीज़ और पूछेंगे कि अगर आपको UPPSC RO एग्ज़ाम देने का मौका मिले तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? अगर आप हमसे पूछेंगे, हमारी सबसे पहली चीज प्राथमिकता यह है कि इस वर्ष का जो पेपर था, जो लीक हुआ है, सबसे पहले 1-2 घंटे नहीं, कम से कम 15-20 घंटे सिर्फ उसी एक पेपर के उसी हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। और दूसरी चीज है, UPPSC ही इसका PCS का पेपर भी कराती है। तो PCS का जो इस वर्ष का पेपर है, ये आप एक आधार बना सकते हैं कि अगर पैटर्न बदला भी तो ज्यादा से ज्यादा किस हद तक जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर काफी डायनामिक हुआ है। इन दोनों पेपरों के बेस पर आप तैयार कीजिए, और पुराने पेपरों को लगाना बिल्कुल मत बंद कीजिए, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। और साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतने मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट हैं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। और बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट दिए बिना कभी एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। सर, यहाँ तो हमने ओवरऑल एग्ज़ाम के बारे में बात की थी, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं मेंस की तरफ। मेंस में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि आंसर राइटिंग जो एक ऐसे आता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मेंस की हम बात करें तो आंसर राइटिंग के लिए जो आपने कहा, आंसर राइटिंग का सिर्फ एक तरीका होता है। जैसे आप मान लीजिए, अभी अगर मेरे से कहें कि आपका दिन कैसा रहा, या किसी एक स्थान तक मैं गया था तो मेरा अनुभव क्या था, मैं पेन उठाऊंगा और लिख दूंगा कि मैं जब घर से निकला तो मुझे रास्ते में ये मिला, ये चौराहा मिला, इसके बाद में फिर यहाँ से इस तालाब की ओर गया, यहाँ से एक रास्ता थी। यही होता है आंसर राइटिंग। करना क्या होता है कि आपकी जब टॉपिक पर समझ होती है तो आप अपनी समझ को और थोड़ा डेप्थ पर ले जाइए, डीप सोचिए उस पर, और थिंकिंग कीजिए और चिंतन कीजिए। और साथ में अगर आपको निबंध लिखना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है आप किसी भी निबंध के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, नैतिक, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखिए, इन सब पर चर्चा कीजिए। क्योंकि जो ऐसे होता है ना, ऐसे में आपको सबसे अच्छी चीज है कि फ्रीडम, पूर्ण फ्रीडम मिला होता है। आप जो चाहें जैसे चाहें ऐसे के साथ खेल सकते हैं। और इसीलिए देखिएगा, ऐसे में बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, और वही उनके फाइनल सिलेक्शन का भी आधार बनता है। इसीलिए ऐसे की अनदेखी मत कीजिए। और जो लोग PCS की तैयारी करते हैं या UPSC की, उनको तो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि ऐसे का इंपॉर्टेंस कितना अधिक है, यहाँ तक कि आपको टॉप रैंकर तक बनाने में ऐसे का योगदान होता है। तो सर, यहाँ पर एक मज़ेदार और या कहें कि एक ऐसा सवाल है जो विद्यार्थी जो RO की तैयारी कर रहे हैं या UPPSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये घर कर जाता है और उन्हें लगता है कि चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसको कहें कि RO
ARO एग्जाम का सबसे बड़ा मिथ क्या है? आरओ एग्जाम का सबसे बड़ा मिथ ये है कि इस पेपर को आने में ही अनसर्टेनिटी रहती है। वैसे तो 3 वर्ष में आ जाता था, इस बार तो 5 वर्ष होने जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना था, इसलिए इसको लेकर कोई विशेष रूप से तैयारी नहीं करता है। इसको लेकर तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम भी दे सकते हैं, लिखने के लिए केवल क्या है, निबंध है। और दूसरा PCS वाले अभ्यर्थी होते हैं, कहते हैं ये एग्जाम तो हमारे ही लिए बना हुआ है, इसीलिए इस एग्जाम में कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं देखे जो कहे नहीं मैं सिर्फ आरओ की तैयारी करता हूँ, UPPSC आरओ की, ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं मिलेगा। या तो वो PCS वाले होंगे या SSC CGL वाले होंगे, ये लोग ही अपने आप को, इसीलिए इसका सबसे बड़ा मिथ ये है कि इसकी कोई स्पेसिफिकली तैयारी ही नहीं करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी तैयारी अगर आप करेंगे तो ये एग्जाम भले ही 3 वर्ष में होता है, लेकिन अगर आपके पास समय है, आपने पूरी तरीके से शिद्दत से तैयारी की है, तो इसमें क्रैक करने की संभावना कहीं ज्यादा रहती है। हालांकि वैकेंसीज कुछ कम थी, इस बार तो फिर भी काफी ज्यादा आई हैं। सर आरओ एग्जाम में GS के कई सारे जो ये कहें कि सब कुछ पूछा जाता है अगर एक प्रकार से देखा जाए। हालांकि मुझे सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जितनी भी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इन सभी में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कहें कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है? हालांकि आप टीचर हैं, आपको तो सारे सब्जेक्ट ही अच्छे लगते होंगे, लेकिन स्टूडेंट के नज़रिए से देखिए, टीचरों के लिए भी सारे सब्जेक्ट आसान नहीं होते हैं, वो भी लगातार वर्क करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। टीचरों का काम ये है ही नहीं कि वो सब्जेक्ट में महारत हासिल हो उनको, बल्कि टीचरों का काम सिर्फ इतना है कि आप किसी भी बात को आसान भाषा में समझा सके बच्चों को और पेपर के अकॉर्डिंग उनको तैयार कर सकें, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है। अगर टफ की बात है तो बच्चों में एक भ्रामकता है कि करंट अफेयर सबसे डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर दिन नई चीजें आ रही हैं। लेकिन आपको एक चीज बताते हैं कि करंट अफेयर की सबसे खास बात यह है कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इन सबसे रिलेटेड ही चीजें अखबार में आती हैं या न्यूज में आती हैं। आप करते क्या है कि आप हिस्ट्री की चीज को हिस्ट्री में ऐड नहीं करते हैं, पॉलिटी की चीज को पॉलिटी में ऐड नहीं करते हैं, ज्योग्राफी की चीजों को ज्योग्राफी में नहीं ऐड करते हैं। इसीलिए करंट सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है। और जिस दिन आपने एक कला सीख ली करंट को समेटने की, उस दिन आपको लगेगा कि करंट सबसे आसान है। इसलिए यकीन मानिए करंट अफेयर सबसे आसान चीज होती है, बिल्कुल कठिन नहीं है। दूसरी बात कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको कठिन लग सकता, तो ये यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी न किसी विषय विशेष को लेकर बहुत लगाव होता है और किसी विषय को लेकर बहुत एक उसका संकुचित दृष्टिकोण होता है कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये मुझे बेकार लगता है। जैसे दवाएं होती हैं, कुछ अच्छी लगती है होम्योपैथिक की तो खा जाते हैं बढ़िया आराम से, कुछ कड़वी होती है। तो आपको जैसे मान लीजिए मुझे अगर कहेंगे तो मेरा इकोनॉमिक्स है, मुझे अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स, साइंस अच्छा लगता है, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँगा हिस्ट्री मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसी प्रकार से बच्चों का भी रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। देखिए, आप समझ लीजिए, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो किसी विषय को आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी है और किसी विषय से नफरत नहीं करनी है, बल्कि सबको संभाल कर चलना है। जैसे एक परिवार में सब लोग संतुलित रहते हैं ना, हर किसी के विचारों का सम्मान होता है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि मुझे हिस्ट्री से मोहब्बत है तो 2-4 दिन अकबर ही चल रहा है, अकबर, बाबर, हुमायूं खत्म ही नहीं हो रहे हैं। पता किसी को ज्योग्राफी से मोहब्बत है तो पर्वत से ही नीचे आ रहा है, पठार में ही खड़ा हुआ है। ऐसे नहीं करना। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर ज्यादा अच्छा लगता है तो उससे क्वेश्चन कम गलत होने चाहिए, और जो कम अच्छा लगता है उससे भी कम से कम 60% क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप उस दायरे में आ पाएंगे। जी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने विद्यार्थियों को, लेकिन यहाँ पर लास्ट एक चीज़ जो आप विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे वो भी ऐसी कि उनका इस बार सिलेक्शन हो जाए, जैसे कि स्ट्रेटजी क्या रखें, कितना स्कोर करने की कोशिश करें वो लोग, ये सारी चीज़ें, इस पर आप क्या विचार देंगे उन्हें? इस पर से हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर अपनी पढ़ाई को शिद्दत से करते हैं तो घंटों में मत डिवाइड कीजिए कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे या 15 घंटे, बल्कि टास्क निश्चित कीजिए कि जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, वो नहीं छूटने दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं पूरा कंप्लीट करके रहूंगा और मल्टीपल टाइम रिवाइज करूंगा, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सफलता चाहिए, जैसे ब्रूस ली ने कहा भी था कि मैं उस एक पंच से नहीं डरता हूं जो किसी ने एक बार सीखा है, मैं उस एक पंच से डरता हूं जो एक व्यक्ति ने 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और एक ख्याल हमेशा दिमाग में रखिए कि आपसे ज्यादा भी कोई मेहनत कर रहा है। ये वो ख्याल है जो आपको डराता रहेगा कि मुझे और भी अच्छा करना है, क्योंकि सुधार की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। यूपीएससी हो, पीसीएस हो या किसी भी एग्जाम में 50% के ऊपर तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, टॉपर बनते हैं यूपीएससी में तो 55% पे। तो हमेशा याद रखिए, अच्छा करने की कोशिश करते रहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलिए, किसी सब्जेक्ट की अनदेखी नहीं कीजिए।
टेस्ट प्रॉपर दीजिए, टेस्ट में स्कोर हो सुधार कीजिए, साथ में जो नई चीजें आपको मिले टेस्ट में, टेस्ट पेपर में, उसको अपनी किताब में, अपने नोट्स में ऐड कीजिए और ऐसे अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और कोशिश कीजिए कि एग्जाम से 1 महीने पहले आपके पास बिखरा हुआ कंटेंट ना हो, एक साथ चीजें आ चुकी हो, आपके नोट्स में आ चुकी हो, आपके शॉर्ट नोट्स बने उसमें सब आ गया हो, ताकि आप मल्टीपल टाइम उसको देख पाएं, रिवाइज कर पाएं। और हमेशा उन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए जो बहुत डिफिकल्ट लगे या जो आपके गलत हुए, उन क्वेश्चनों को एकदम ध्यान रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तो सर यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी जो परीक्षा है वो करवाता है और कमियां हर एग्ज़ाम में होती है। हम यहाँ पर कमियों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सब विद्यार्थियों ने भी देखा है, टीचरों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, सभी ने देखा है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एक चीज़ की कि अगर आप चेयरमैन हो जाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो आप क्या ऐसा सुधार करेंगे जो विद्यार्थियों के हित में हो? देखिए, हम में से हर किसी को अपने आप को उस स्थान पर रखकर हमेशा एक बार देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को उस स्थान पर नहीं रखेंगे तो हमें स्वाभाविक है कमियां नजर आती रहेंगी। जैसे बच्चों को माता पिता में हमेशा कमियां नजर आती रहती है उनके बर्ताव को लेकर, लेकिन अपने आप को अगर वहां रखकर देखिए तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें आपकी डाउट हो जाए। कहा जाता है ना कि एक उम्र के बाद आपको लगता है कि उनने जो किया वो सही था। सेम यही चीज यहाँ है। अगर आयोग में देखेंगे, हालांकि बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले 2 सालों में, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, लेकिन अगर उस स्तर पर हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि कैसे भी करके जो इतना दाग लगा हुआ है उन दाग को हटाने के लिए हमको निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया को कराना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी आप देखते हैं कि यूपीपीएससी का पेपर हुए इतना दिन हो गया है, लेकिन अभी तक आंसर की आई है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया है। तो ये रिजल्ट आखिर क्यों रोका जाता है? क्या इतना समय लगता है रिजल्ट बनने में? नहीं, 5 दिन 10 दिन में आप दे दीजिए। क्यों इतना समय वेट कराया जाता है? क्यों उनके जज्बातों के साथ खेला जाता है? आप इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएं। अधिकांश आबादी ऐसी है बच्चों की जो ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। तो कम से कम अगर आप 10 दिन में रिजल्ट दे देते तो वो लोग तैयारी करते। तो इस चीज को दूर करना है। दूसरी चीज ये है कि आप एक आंसर की जारी करते हैं, उसके बाद बच्चों के डाउट रह जाते हैं, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है अगर क्वेश्चन में आपने गलतियां की हैं तो ये गलतियां होती ही क्यों हैं? दूसरी चीज, अगर गलतियां होती हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, रिवाइव आंसर की जारी कीजिए और 1 दिन के बाद तुरंत जारी कीजिए, ताकि बच्चों में भी तो इस बात को जाए कि नहीं आयोग हमारे प्रति अच्छा है। जैसे बीपीएससी के चेयरमैन का कहना था कि हम 500 किलोमीटर दूर इसलिए भेजते हैं, जो बच्चा बीपीएससी की तैयारी, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो क्या वो उतनी दूर तक नहीं जा सकता है? जाने के लिए वो जा सकता है, लेकिन आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ गरीब अमीर के साथ। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, संपन्नता है, वो वीआईपी लग्जरी होटल में रुक कर पेपर देगा। जो गरीब है वो स्टेशन फुटपाथ में वैसे भी अधिकांश कॉन्फिडेंस खो देगा अपना। तो ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं। कम से कम आर्टिकल 14 विधि की समता की बात की गई, उसको तो ध्यान में रखिए। तो आयोगों में ये बहुत सारी खामियां हैं। साथ में आप रिजल्ट जारी करते हैं, रिजल्ट जारी करने के बाद भी पता पड़ता है कि कोई दिव्यांग था ही नहीं, अब वो जॉब कर रहा है, डीएसपी बना बैठा है, एसडीएम बना बैठा है। ये सारी चीजें अगर बाद में उजागर होती है तो आप पर विश्वास कोई क्यों करेगा? लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही आयोग अपना विश्वास गवा चुके हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की तो फिर कहने ही क्या। यूपी ट्रिपल एससी तो शायद कुछ बच्चे लिखे हुए थे कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कुंभकर्ण भी उठ गया था सुगंधित चीजों पर, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीजें चल रही हैं, इसको लेकर बहुत कुछ है, सुधार होंगे, होते रहेंगे, आवाज उठती रहनी चाहिए कंटिन्यू। हम आप जैसे लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, और इसमें परिवार के लोगों को साथ आना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले कहते नहीं नहीं आराम से तुम पढ़ते रहो, बस कुछ मत करो। तो गलत हो रहा है। मान लीजिए आप बहुत पढ़े लिखे, उसके बाद भी आपको वहां एंट्री नहीं मिल रही करप्शन के कारण, तब भी आपके साथ बैठने से क्या होगा? आपका समय गया, आपका नॉलेज गया, आपका सब कुछ गया, पैसा गया। तो फिर इसलिए थोड़ा तो सजग होना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा किसी से भी भिड़ जाइए, लेकिन भिड़ने का तरीका सिर्फ ये है शांतिपूर्ण गांधीवादी ढंग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं चुनिए। तो चलिए, आपकी जो सलाह है वो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के और ख़ास तौर से जो आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को काफ़ी जो मदद है वो मिलेगी। उससे हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चिंत होकर, अभी समय है, पर्याप्त समय है, हालांकि अभी कोई एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है, कोई अप्रैल बोलता है, कोई मई बोलता है, बट इन सब उलझनों से हटकर अपने आप को शिद्दत से झोंक दीजिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो समय से पहले और 1 महीने पहले कम से कम रिवाइज कर पाऊं मल्टीपल टाइम। बस इतना करना है। उसके बाद तो फिर जो होगा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए, अपना बेस्ट देना है बस। चलिए बहुत सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।